हेलो बच्चों, कैसे हो सब मेरी आंखों के तारों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आते हैं, टाइप 1। चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप 1 में आ जाते हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है कि 3n+1 और बोला गया कि पहले 5 टर्म का वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या करूंगा, a1 3 इंटू 1+1, ये हो जाएगा 4। मैं इनको 2 लिख दूंगा, a2 तो यहाँ भी 2 लिखूंगा, 3 इंटू 2+1 7। फिर मैं इनको 3 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 10। फिर मैं इनको 4 लिखूंगा तो यहाँ भी 4 लिखूंगा, 3 इंटू 4+1 13। फिर मैं इनको 5 लिखूंगा तो यहाँ पर भी मैं 5 लिखूंगा, +1 इज इक्वल टू 16। कॉपी कर लेना इसे। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 1 में ही। अगर ऐसा दिया गया हो कि an इज इक्वल टू -1 की पावर में n इंटू 3 2 के पावर में n, और पूछा गया कि पहले 5 टर्म का वैल्यू बताइए, तो मैं क्या करूंगा, n को 1 लिखूंगा, a1 -1 टू द पावर 1, 2 के पावर में 1, ये आंसर आएगा -2। फिर मैं लिखूंगा a2 -1 के पावर में 2, 2 के पावर में 2, ये आएगा 4। फिर मैं लिखूंगा a3 -1 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 3, ये आएगा -8। फिर मैं लिखूंगा a4 -1 के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में 4, ये आएगा 16। फिर मैं a5 -1 के पावर में 5, 2 के पावर में 5, ये आएगा -32। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पूरे जोश के साथ। जोश और होश दोनों में काम करना है हम लोग को। जोश भी रखना है और होश भी रखना है और फोकस रखना है हम लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये टाइप 1 में कौन कौन सा प्रॉब्लम है ये ध्यान में रखना है। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मान लो कि तुम्हें दिया गया है an इज इक्वल टू 3n-1/2। पहला 5 टर्म निकालो। तुम लोग कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो अब मैं करता हूँ। a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1-1/2, तो ये आंसर आएगा 1। फिर मैं n को 2 लेता हूं तो यहाँ पे भी इनको 2 दे दो, 3 इंटू 2-1/2, ये कितना होगा 5/2। फिर मैं इनको 3 लेता हूँ, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3-1/2, 9-1 8/2 4। फिर मैं इनको 4 लेता हूँ, a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4-1/2, 4 3 12-1 11/2। फिर मैं क्या लेता हूँ, इनको 5 ले लेता हूँ, इन 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 5-1/2, ये कितना हो गया 60, हाँ 14/2। मतलब देखो चेक कर लो, इनको 1 लिया मैंने, 3 इंटू 1 3 -1 2/2 1। इनको मैंने 2 लिया, 3 इंटू 2 6 -1 5/2। इनको मैंने 3 लिया, 3 3 9 -1 8/2 4। इनको मैंने 4 लिया, 12 -1 11/2। इनको मैंने 5 लिया, 3 इंटू 5 15 -1 16/2, हाँ 15 -1 14/2 7। ठीक, चलो इसी टाइप में एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। हाँ चलो, ऐसे मान लो क्वेश्चन दिया गया an इज इक्वल टू n, n-1 n-2, और ले लेते हैं n+3। और तुमसे पूछा गया कि फाइंड करना है a1 a2 और a3। ये 3 टर्म मुझे पता करना है। यहाँ पर a1 पता करना है, a2 पता करना है, a3 भी पता करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने समझाया कि अगर जब भी कोई भी टर्म पूछा जाए, फर्स्ट टर्म तो इनको क्या पुट करना है 1, सेकंड टर्म इनको क्या पुट करना है 2, थर्ड टर्म इनको क्या पुट करना है 3। तो इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 से, जो भी टर्म हमसे पूछा जाए। अगर इसी क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म पूछते तो हम लोग इनको 1, फिर इनको 2, फिर इनको 3, फिर इनको 4, फिर इनको 5 पुट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड 3 टर्म बोला गया, तो मैं लिखूंगा a1, मतलब मैं इनको 1 पुट कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, जैसे ही तुम यहाँ पर 1 पुट करोगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जब 0 हो गया तो पूरे मल्टीप्लाई होने के बाद 0, तो a1 का वैल्यू 0। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 - 1 1 - 2 एंड 1+3, ये 1 रहा, लेकिन ये 0 हो गया, ये -1 रहा और ये 4 हो गया। तो भी क्या हुआ, सारा वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, आंसर 0। सिमिलरली जब हम लोग इनको 2 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू भी क्या होने वाला है 0। लेकिन जब हम लोग इनको 3 पुट करें तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये n+3 है। जब a3 की बारे में बात होगी तो फिर 3 3-1 3-2 और 3+3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। 2 3 6 6 इंटू 6 36 इसका आंसर होगा। तो ये टाइप 1 में मैंने 3 तरह के प्रॉब्लम आप लोगों को बताए, जहां पर हम लोग गिवन टर्म से अलग अलग टर्म्स को फाइंड कर रहे हैं। nth टर्म हम लोग को दिया गया प्रॉब्लम में, उससे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म पूछा जाए हम लोग उससे निकाल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम अगर बोल देता आपको 25th टर्म निकाल, तो मैं क्या करता, n के वैल्यू 25 पुट करता, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद देखता जो वैल्यू आता वो 25th टर्म का वैल्यू होता। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम की तरफ। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम में यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। ये टाइप 2 का एक प्रॉब्लम है, जहां पर a1 का वैल्यू -1 दिया गया है और an इज इक्वल टू an-1+2। और एक बात बोला है कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जब भी आप n लोगे तो वो 1 नहीं लेना है, 2 या 2 से बड़ा नंबर लेना है। तो ये दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम है। बच्चों ध्यान से पूरे जोश के साथ शिकार करना है हम लोगों को, जैसे कि हंटर एक शिकार करता है ना जानवरों का, तो वैसे ही पूरा जोश के साथ हम लोग को शिकार करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज से हम लोग इन फर्स्ट 5 टर्म पता करेंगे, लेकिन n का वैल्यू 1 यूज नहीं करना है। ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम लोग को दे चुका है।
तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n को हम लोग 2 लिखेंगे, a2। जैसे ही तुम यहाँ पे n को 2 दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तुम्हें 2 देना पड़ेगा, ये 2 - 1 बन जाएगा 1 + 2, और a1 का वैल्यू मेरे पास -1 है, तो -1 + 2 = हो गया 1। तो a2 का वैल्यू मेरे पास आया 1। अब मैं इसी में n को 3 थर्ड टर्म लिखने जा रहा हूँ, n को 3 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 ये बन जाएगा a2, और ये +2 तो पहले से है। अब a2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज व्हाट 1, तो मैं लिखूंगा 1 + 2 = 3। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं आगे, n को 4 पुट करते हैं, a4 = जैसे ही तुम यहाँ पर 4 पुट करोगे तो a3 + 2, a3 का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 + 2 ये बन जाएगा 5, और फिर मैं यहाँ पर इनको 5 पुट कर लूंगा, a5 = a5 - 1 + 2, तो a5 - 1 कितना हो जाएगा a4, और a4 का वैल्यू मेरे पास कितना 5, तो 5 + 2 = 7। एक और फर्स्ट 5 टर्म तो हो गया, एक और लिखना है तो लिख लेते हैं, a6 = इनका वैल्यू जब मैं यहाँ 6 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a5 + 2, a5 का वैल्यू कितना है मेरे पास 7, तो 7 + 2 = 9। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। इसी टाइप के हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू -1 दिया गया है, और an जो है वो an - 1/n है, और मुझे बोला गया है कि 5 टर्म निकालो इससे, a2 a3। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं यहाँ पर n को > 2 बोला गया तो मैं n को 2 लिखूंगा, तो a2 = ये क्या बन जाएगा 2 - 1 a1/2, क्योंकि मैं यहाँ पर n को क्या पुट कर रहा हूँ 2। ठीक, इसका ध्यान रखना। तो a1/2, a1 का वैल्यू मेरे पास कितना है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। फिर मैं n को 3 लिखने जा रहा हूँ, तो n = मैं 3 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1 a2 बन जाएगा, और नीचे मैं 3 लिख देता हूँ। a2 का वैल्यू -1/2 है मेरे पास बाई 3, तो ये बन जाएगा -1/6। फिर मैं लिख लेता हूँ n को 4, तो a4, तो ये क्या बन जाएगा, मैं जैसे ही 4 लिखूंगा तो ये a3 बन जाएगा, और नीचे 4, a3 का वैल्यू मेरे पास कितना है -1/6, और नीचे 4, तो ये हो जाएगा -1/24, 84 या 24। फिर मैं इनको 5 लिखूंगा, तो जैसे मैं 5 लिखूंगा ये क्या बन जाएगा a4/5, और a4 का वैल्यू मेरे पास है -1/24/5, ये हो जाएगा -1/120। आई होप कि प्रॉब्लम भी समझ में आ चुका हो, सारे बच्चे के कॉन्सेप्ट में जा चुका हो, दिमाग में अच्छे से बैठाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगा, तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, जुनून के साथ, जोश के साथ और होश के साथ। ये नहीं कि पढ़ना कुछ और है पढ़ कुछ और है, नहीं, दिमाग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ और होश के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तो एक टर्म और रह गया है, a6 टर्म निकाल देते हैं हम लोग। तो इनको 6 पुट कर लेते हैं, कहाँ पे करूँ मैं, नीचे में दिख रहा है। ठीक है, छोटा छोटा करके लिखता हूँ मैं, a6, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों a5 बन जाएगा, a5/6, a5 का वैल्यू -1/120/6 -1/720। हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं, टाइप 3 में आते हैं। ये टाइप 2 हो चुका है, टाइप 1 कर चुके हैं हम लोग। टाइप 1 और टाइप 2 सिमिलर है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। वहां पे पूरा टर्म निकालने बोला गया अलग तरीके से, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ वैल्यू दिया गया हल्का सा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, चलो अगले टाइप में चलते हैं। हेलो बच्चों, राइट एपी निकालने को कहा गया। देखो यहाँ पर हम लोगों को एपी पता करना है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। ये टाइप 3 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है। ये टाइप 3 में हम लोगों को जब एपी निकालने बोला जाए तो एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूरे सीक्वेंस को लिखना है, पूरे उसमें जितने सारे नंबर्स है जो एक रूल को फॉलो करते हैं, उस सारे नंबर्स को लिखना है। वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि पहला नंबर जो भी होगा उसमें एक वैल्यू ऐड होकर दूसरा नंबर बनेगा, और वही वैल्यू ऐड होकर के तीसरा नंबर बनेगा इसमें, और फिर इसमें वही वैल्यू ऐड होकर के फोर्थ नंबर बनेगा। इसी तरीके से एक ही वैल्यू हर नंबर में ऐड होकर उसका नेक्स्ट टर्म बनेगा। ऐसे नंबर्स के जो सीक्वेंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशन होता है दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे। फिलहाल हम लोगों का फोकस सिर्फ रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगा बच्चों? पहले नंबर में जो पहला कोई भी नंबर है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर देंगे, वो दूसरा नंबर बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर कौन सा है? डी है। पहला नंबर मेरे पास ए था, दूसरा कांस्टेंट नंबर जो मुझे ऐड करना था वो था डी, मैंने डी ऐड कर दिया। उसी डी को मैंने इसमें ऐड किया तो बन गया तीसरा नंबर, उसी डी को मैंने इसमें ऐड किया तो बन गया चौथा नंबर, और इसी तरीके से ये काफिला चलता रहेगा। तो सवाल है क्या सर हम लोग जब आगे चलेंगे तो कितनी दूर तक जाएंगे? तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। यहाँ पे मैं फोकस कराने वाला हूँ एक खास चीज के ऊपर कि इन दोनों का अगर आपसे डिफरेंस बोला जाए तो डिफरेंस कितना होगा? तो जवाब देंगे सर डिफरेंस तो डी है, आपने तो कहा डी ऐड करना है। तो इसी डी को जो हम लोग ऐड करते हैं इसी डी का नाम है कॉमन डिफरेंस। दिस डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर ए क्या है? वो है मेरा फर्स्ट टर्म। इतना समझ गया? मैं अभी nth टर्म में नहीं जा रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम में आऊंगा। फिलहाल आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे फोकस रखो। अगर मैं इस डी में इसमें एक और डी ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा a + 4d। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा कौन है? a, और कॉमन डिफरेंस मेरा कौन है? d। अब जरूरी नहीं कि हम लोग पॉजिटिव नंबर को ही ऐड करें, हम लोग नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो अगर इसे d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा a - d,
और अगर इससे एक और डी सब्ट्रैक्ट कर दे तो बन जाएगा a माइनस 2d। फिर इससे अगर हम लोग एक डी और सब्ट्रैक्ट कर देते तो a माइनस 3d, और इससे a माइनस 4d। इस तरीके से कहानी चलता जाएगा। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस डी, क्योंकि माइनस डी ऐड होने से ही ये टर्म बन रहा है, ये डी सब्ट्रैक्ट होने से। तो कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस डी। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, तो पहले मैं इसमें बात कर लेता हूं। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठाओ, मान लो तुमने सेकंड और फर्स्ट टर्म को उठाया, इन दोनों का डिफरेंस करो, t2 ये सेकंड टर्म हो गया माइनस t1, या इसे हम लोग a2 माइनस a1 भी बोल सकते हैं। तो t2 का वैल्यू मेरे पास है कितना, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। जब तुम इसे माइनस करोगे तो क्या मिलने वाला है, d मिलने वाला है। इसे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन जिस दो टर्म को आपने सेलेक्ट किया है तो बाद वाला टर्म पहले लिखना है, पहले वाला टर्म बाद में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, अगर आप इन दोनों को उठाते तो ये टर्म माइनस ये टर्म लिखना था, a प्लस 3d माइनस a प्लस 4d नहीं लिखना है, a प्लस 4d माइनस a प्लस 3d। यहां पर देख लेते हैं, कोई भी दो टर्म उठा लेते, चलो इन दोनों को मैं ले लेता हूं। तो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म में क्या है a माइनस 3d, और सेकंड थर्ड टर्म में क्या है मेरे पास a माइनस 2d। जब माइनस करेंगे हम लोग तो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस a प्लस 2d, तो a कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस d, और माइनस d हम लोगों ने ऐड किया था वहां पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों को कि a का वैल्यू 4 ले लो और d का वैल्यू माइनस 3 ले लो, और AP लिखो, प्रोग्रेशन कुछ टर्म लिख देना है हम लोग को। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला टर्म तो वैसे ही लिखना है, और दूसरे टर्म को इससे माइनस करके लिखेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। फिर d को इसमें माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर d को इससे माइनस करेंगे तो माइनस 5, और फिर d को इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 8, और इस तरीके से ये काफिला चलता रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। चलो सपोज मान लो a का वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं हम लोग, a का वैल्यू माइनस 1, और d का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1/2। तो फर्स्ट टर्म को तो वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें अगर हम लोग हाफ माइनस करते तो माइनस 1 माइनस 1/2, फिर इसमें हम लोग और माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, फिर इसमें d और माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, इस तरीके से चलता रहेगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस 3/2, ये बन जाएगा माइनस 2, और ये क्या बन जाएगा, ये तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, 2 आएगा, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 5/2। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को फर्स्ट टर्म दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया, तो क्या करना है, सिंपली कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ ही बोलते हैं। तो यहाँ पर डी मेरा हाफ था तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा टाइप 3 समझ में आ गया। हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप 4 में देखो कि विच वन इज एपी, कौन एपी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बच्चों तुम्हें। पहला में दिया गया an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, और दूसरे में दिया गया an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5। इन दोनों में से कौन एपी है ये हम लोगों को बताना है। तो सिंपली याद रखना, जो भी टर्म का इक्वेशन, ये किसका ये क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। तो अगर टर्म लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो तो वो तो एपी होता है, ये एपी है। लेकिन अगर टर्म लीनियर के फॉर्म में नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। तो पहचानना कैसे, अगर n का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो एपी बनेगा, और अगर n का हाईएस्ट पावर 2 3 4 5 है तो वो एपी नहीं बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है ना, ऐसा सीक्वेंस, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू हो। किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करेंगे हम लोग को एक ही कांस्टेंट वैल्यू बार बार मिलेगा, दैट्स कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेशन इससे जो बनेगा a1 a2 a3 a4 5 से, इससे तो हम लोगों को डिफरेंस एक ही वैल्यू मिलेगा बार बार। लेकिन इससे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को डिफरेंस एक ही वैल्यू बार बार नहीं मिलेगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। इस प्रॉब्लम को 2n स्क्वायर प्लस 5 को मैं हटाता हूं, बाद में लिखूंगा। पहले जब मैं इसे a1 लिखूंगा तो कितना आएगा 5, जब मैं a2 लिखूंगा तो कितना आएगा 6 प्लस 2 8, और जब a3 लिखूंगा तो कितना आएगा 9 प्लस 2 11, और जब a4 लिखूंगा तो कितना आएगा 12 प्लस 14। तो इस तरीके से देखो, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी दो टर्म का डिफरेंस करके देख लो, डिफरेंस हमेशा सेम वैल्यू आएगा। तो अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो वो एपी होता है। इससे पहले जो प्रॉब्लम था an स्क्वायर, an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5 था मेरे ख्याल से। तो जब मैं a1 लिखूंगा तो ये आएगा 7, और जब मैं a2 लिखूंगा ना तो देखो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 8 प्लस 5 13, और जब मैं a3 लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो a3 का वैल्यू आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो 10, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो 6। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म टर्म में अगर आ रहा है, एपी का टर्म बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे दिया गया, पूछा क्या एपी है, तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे नो। ओके, चलो अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो, पूछा जा रहा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। कॉमन डिफरेंस पता करना है और अगले 4 टर्म को लिखना है।
तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं कि इसे माइनस कर दो, या फिर इसे माइनस करो, या फिर इसे माइनस करो, कॉमन डिफरेंस बराबर मिलने वाला है अगर एपी हुआ तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस को हम लोग सिंबल डी से दिखाते हैं। तो दिस माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -3। बोलेगा सर इससे करके दिखाओ, चलो इससे भी देख लो, -5 माइनस टू को माइनस करना है तो ये हो जाएगा -5 + 2, तब भी जवाब आएगा -3। अब मुझे नेक्स्ट 4 टर्म्स और लिखना है इसी एपी में से। ऑलरेडी मेरे पास 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 और 4 टर्म लिखना है, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। देखो जब -3 इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा -11, और जब -11 इसमें ऐड करोगे तो -14 -17 कितना हो गया 3 हो गया -20। ठीक है, -8 में अगर -3 आएगा तो -11 -3 -14 -17 -20। आई होप कि ये टाइप का प्रॉब्लम भी आप लोगों को दिमाग में चला गया हो। अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। टाइप 6 फाइंड टर्म। ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसे समझो पहले अच्छे से कि ये किस तरह से करते हैं इसका यूज। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि एपी लिखने का तरीका क्या होता है, तो एपी लिखने का तरीका होता है कि पहले आप फर्स्ट टर्म लिख दो, उसके बाद ये मेरा कौन सा टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे A1 से इसे डिनोट कर देता हूँ। सेकंड टर्म अगर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि कॉमन डिफरेंस मेरा +D है, तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ A + D। तो ये मेरा बन गया, ये बन गया मेरा सेकंड टर्म। इसमें जब मैं D ऐड करूंगा तो A + 2D ये मेरा बन गया थर्ड टर्म, तो मैं इसे A3 लिख देता हूँ। इसके बाद में जब इसमें D ऐड करूंगा तो ये बनेगा A + 3D, ये मेरा बन गया फोर्थ टर्म। फिर मैं D ऐड करूंगा तो A + 4D ये मेरा बन गया फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात गौर कराना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जब मैंने फर्स्ट टर्म लिखा तो मैंने देखा D है नहीं। जब मैं सेकंड टर्म लिख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं D के साथ 1 है, सेकंड टर्म D के साथ 1। जब मैं थर्ड टर्म लिख रहा हूं तो D के साथ मुझे 2 दिख रहा है। जब मैं फोर्थ टर्म लिख रहा हूं तो D के साथ 3 दिख रहा है। मतलब जितना मैं टर्म लिखता हूं D में उससे एक वैल्यू कम मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बहाव में, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बहते हुए जब मैं आगे बढ़ूंगा और जब मुझे लिखना होगा nth टर्म, तो मैं लिखूंगा ना D के साथ एक वैल्यू कम, तो n-1D। तो ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया nth टर्म निकालने का। आई होप की बात समझ में आ गई हो। तो an is equals to a plus n-1 into d. This is the formula to find nth term, to find any term। अगर n का वैल्यू 10 दे दिया तो 10th टर्म निकला, n का वैल्यू 5 दे दिया तो 5th टर्म निकला, n का वैल्यू 4 दे दिया तो 4th टर्म निकल गया। तो इस तरीके से किसी भी टर्म का वैल्यू क्या होगा वो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी के ऊपर। बात समझ में आ गई। जब भी मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं तो d के साथ 1 है, एक कम है। मैंने थर्ड टर्म बोला यहाँ पे 3 है तो d के साथ मुझे 2 दिखा। मैंने फोर्थ टर्म कहा तो यहाँ पे d के साथ मुझे 3 दिखा। मैंने फिफ्थ टर्म कहा तो d के साथ 4 दिखा। मैंने जब nth टर्म कहा तो d के साथ n-1 दिखा। तो ये बन गया मेरा जनरल टर्म का एक फॉर्मूला। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से मेरा एक एपी चल रहा है। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास 2 है, और मुझे बोला गया चलो ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म है A7। मुझे बोला गया कि बताओ A7 का वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मुझे तो दिख रहा है कि 14 लिखा हुआ, मैं लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूले का मैं यूज करूं और देखो कि 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं यहां पर लिखता हूं an is equals to a plus n-1 into d। a का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मैं अच्छा an कौन सा टर्म बोला 7th टर्म, तो मैं n को 7 लिखता हूं, a को 2 लिखता हूं, n को 7, तो 7 - 1 और d को भी 2 लिख देता हूं। तो 2 + 7 - 1 6 into 2, ये कितना हो गया 2 + 12, ये बन गया 14। तो ये फॉर्मूला सही है, चेक हो चुका, प्योर है। ठीक है, 100% सही फॉर्मूला है। इससे हम लोग किसी भी टर्म के वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसे कॉपी करो, मैं प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूं इसके ऊपर। 1 4 7 10 और बोला गया है कि इसका 10th टर्म पता करना है। मुझे कौन सा टर्म पता करना है 10th टर्म पता करना है। बच्चा तुम कर सकते हो ना, मुझे पता है तुम कर सकते हो यार, यू आर जीनियस, बहुत मेहनती बच्चे हो, दिन रात लगा रहे हो, और लगाना भी चाहिए क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है बच्चों। बी सीरियस, एकदम क्लियर बात, टाइम नहीं है, बहुत कम वक्त है, बहुत कुछ रिवाइज करना है, इसलिए कहीं भी वक्त बर्बाद नहीं करना है, ना ही किसी सोशल मीडिया पे अपना वक्त देना है, ना ही 50 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम जो भी जितने भी ग्राम है सारे ग्राम को रख दो। अभी पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 1 4 7 10 ये दिया गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास है a का वैल्यू 1, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1 3। ठीक, और मुझे 10th टर्म बोला गया, तो मैं जानता हूँ कि मैं nth टर्म का फॉर्मूला मेरे पास होता है a plus n-1 into d। अगर मैं इसे 10 लिखता हूँ तो a10 is equals to a1 plus 10 - 1 और d का वैल्यू मेरे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 1 plus 10 - 9 into 3 27 और ये हो जाएगा 28। तो 10th टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या आया, मतलब जब मैं आगे जाऊंगा ना तो 10th पोजीशन पर मुझे क्या लिखा हुआ दिखेगा 28। ठीक है, तो ये टाइप के प्रॉब्लम को भी आप समझ चुके हो, आई होप सो। इसलिए बोला गया कि फाइंड 10th टर्म और नंबर दिया गया -40 -15 10 35 डॉट डॉट डॉट, और मुझे बोला गया कि 10th टर्म पता करो। बच्चों तुम जानते हो कि तुम कर सकते हो यार, तो कर लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिए, चलो अब मैं करता हूं। देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है -40
कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, -15 -40 को माइनस करेंगे हम लोग। याद आ रहा है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म मेरा -15 हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा -40 है, इसे माइनस करेंगे तो इसे माइनस करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 25। वी नो, हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं कि टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये हम लोग के पास टर्म का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग 10th टर्म पता करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। a1, a का वैल्यू कितना, -40 प्लस, अच्छा n कितना लेना मुझे, 10, तो a 10 ले लेते हैं। 10 माइनस 1 9 और d का वैल्यू 25। भाई ये कितना हो जाएगा, 225 से 40 माइनस कर दो यार, 225, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 4 8, 185 इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म। आई होप कि टर्म निकालना भी आप लोगों को आ गया हो। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ, आगे देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, उसे कर लेते हैं। रूट की टर्म में कुछ बच्चों को परेशानी हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें भी 10th टर्म निकाल लेते हैं, √2, 3√2, 5√2, इस तरीके से चल रहा है। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है √2, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है √2, और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो 3√2 माइनस √2 करेंगे तो आ जाएगा 2√2। मुझे क्या निकालना है, 10th टर्म। तो मैं जानता हूं कि मेरे पास टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू मेरे पास आ गया √2 प्लस n कितना मेरे पास, ये 10th टर्म निकालना है तो 10 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 1, और d कितना मेरे पास, d है 2√2, तो ये हो गया √2 प्लस 10 9 इंटू 2 18√2, और 18√2 में एक √2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19√2, दैट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म। अब हम लोग सीरियसली चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। टाइप 7 में देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज 248, कौन सा एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 248 होने वाला। मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो बोल रहा है होगा, कौन सा टर्म है भाई, तो होता होगा। तो हम लोग जब आगे बढ़े, देखो ये इंक्रीज कर रहा है ना, 3 से बना 8, 8 से बना 13, 13 5 का डिफरेंस चल रहा है, 13 5 18 23 28 33, इस तरीके से पूरा एक प्रोग्रेशन चलता रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे नंबर मुझे इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आगे बढ़ते 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 मुझे कहीं पर 248 दिख जाए। कहां पर दिखा, वही सवाल पूछा है कि किस जगह पर आपको 248 दिखेगा भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले फर्स्ट टर्म लिख लेता हूं, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 8 माइनस 3 मतलब 5। अब देखो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लेट an किसी पोजीशन पर बैठा है 248 भाई, तो मैंने मान लिया कि an का वैल्यू 248 है, कहीं पर है 248। अब कौन सी जगह पर है, मतलब इनका वैल्यू क्या है, यही पूछा है मुझसे। मैं इसका फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू 248 दिया हुआ है। a3 निकाल चुके हम लोग, n माइनस 1, क्योंकि n पता करना है किस पोजीशन पर 248 बैठा हुआ है। d का वैल्यू मेरे पास कितना है, 5 इज इक्वल टू 248, ये कितना हो गया, 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 248। इन दोनों को माइनस करो तो 5n, ये दोनों माइनस होने के बाद -2 बनेगा, 248 -2 को वहां शिफ्ट कर दो, 5n इज इक्वल टू 248 प्लस 2, तो 5n इज इक्वल टू 250, काट दो 50, तो n का वैल्यू 50। मतलब आगे बढ़ते जाओगे ना यहाँ पर, तो 50 पोजीशन पर 248 तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा। कॉपी करो बच्चे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, कॉपी कर लो। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, और एपी क्या है, 84 80 76, मतलब 4 से घट रहा है। ऑब्वियसली घटते घटते भाई हो सकता है 0 पे पहुंच जाए, नहीं भी हो सकता है 0 को जंप लेकर कहीं और पहुंच जाए, हो सकता है 0 में जंप ले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0 है एक टर्म, तो कौन सा टर्म है, मतलब किस पोजीशन पे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, घटते 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 घटते, सॉरी नीचे की तरफ, घटते 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 जब मैं 0 पे पहुंचूंगा तो 0 मुझे कहां लिखा हुआ दिखेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास है 84, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 80 माइनस 84, ये हो जाएगा -4। मैं मान लेता हूं कि nth टर्म पे 0 लिखा हुआ है और वो nth टर्म कहीं पर होगा। nth टर्म को मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू पुट कर लेता हूं 84 प्लस n तो मुझे निकालना है n माइनस 1 और d का वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0, मैं 84 -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 88, और -4 को उधर कर दो तो 88 इज इक्वल टू 4n, अब 88 बाई 4 इज इक्वल टू n, तो 4 से कैंसिल करो 22, तो n का वैल्यू कितना आया 22। तो 22nd पोजीशन पर मुझे इस एपी में 0 लिखा हुआ दिखेगा। कॉपी करो इसे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी का ये घटता हुआ जा रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 4 से डिक्रीज हो रहा है, 4 से घटते 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 0 में जा सकता है, और 0 के बाद नेगेटिव में जाएगा। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म, विच टर्म कौन सा टर्म है, 10th टर्म, 20th टर्म, 15th टर्म, कौन सा टर्म है जो सबसे पहले नेगेटिव बनेगा इस डिक्रीजिंग एपी में। चलो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, a का वैल्यू 121 है, d का वैल्यू कितना है मेरे पास, दिस माइनस 4, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि लेट an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
फर्स्ट नेगेटिव टर्म मेरा जो है वो एन है, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि एन का जो वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं या जीरो से बड़ा लिखते हैं या जीरो से छोटा लिखते हैं? तो बच्चों जवाब पता है ना, नेगेटिव वैल्यू जीरो से छोटा होता है भाई, नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो जीरो से छोटा होता है। तो मैंने मान लिया है कि मेरा जो nth टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मैंने उसे n माना है, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू जीरो से छोटा होगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं अपने दिमाग शक्ति का इस्तेमाल करके कि an लेस देन जीरो होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, नेगेटिव बोल रहे हो यार तो नेगेटिव का वैल्यू तो जीरो से छोटा होगा, तो an का जो वैल्यू आने वाला है वो -20, -25, -50, -10, -2 कुछ भी होगा वो जीरो से छोटा ही होगा। अब मैं यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लेस देन जीरो होगा। a का वैल्यू मेरे पास है 121 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू -4, ये भी लेस देन जीरो होगा। इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 121 माइनस 4n प्लस 4, ये भी लेस देन जीरो होगा। इस फिर 4n को वहां लेके चलते हैं और ये दोनों ऐड कर देते हैं, तो 125 लेस देन 4n। यूं बोल सकते हैं कि 125/4 लेस देन n, या इसे कैंसिल करने के बाद मेरे पास आएगा 31 पॉइंट, डिवाइड कर लेते हैं 31.125, ऐसे 25 ऐसे कुछ होगा, देख लेते हैं। 4 3 12, 5 4 1 4, 1 पॉइंट देकर के 0 ले लो, 25, 31.25। तो 31.25 लेस देन n, या यूं बोले n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 31.25 से। भाई 31.25 से एग्जैक्ट इंटीजर कौन मिलेगा जो 31.25 से बड़ा है? तो जवाब है सर 32। सबसे पहले 32 मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कौन मिलेगा? 32। तो मैंने ये माना था कि nth पोजीशन पर सबसे पहला नेगेटिव टर्म है, तो n का वैल्यू सबसे पहले इंटीजर कौन बनेगा? 32 बनेगा, क्योंकि n का वैल्यू 31.25 से बड़ा है। तो हम लोगों का n का आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 32। 32nd पोजीशन पर हम लोगों को सबसे पहला नेगेटिव टर्म दिखेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कॉपी करो इसे जल्दी। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, पूछ रहा है क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं है, क्या ये इसका अपना बच्चा है या किसी गैर का है, क्या ये इसी के घर में रहता है या किसी बाहर से आया है -150। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है एक्चुअल में कि अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगा तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये घट रहा है, घटते 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 जब मैं जाऊंगा तो जीरो को क्रॉस करते हुए, जीरो के घर को क्रॉस करते हुए -150 पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, -150 इसके रास्ते पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना ही लिखना है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 11 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। समझ में आई? पूरा जोश और जुनून के साथ बात करते हैं लोग। ये मान लेते कि लेट an का वैल्यू -150 है, ये मैंने मान लिया कि सर मान लो कि रास्ते में मिलेगा, नहीं मिला तो बोलेगा सॉरी गलती हो गया, मिल गया तो बोलेगा देखे मेरा दिमाग कैसे गेस किया मैंने, क्या मिलेगा, नहीं मिला तो सॉरी, ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो सॉरी। तो an इज इक्वल टू -150 मान लिया मैंने। an का वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a का वैल्यू 11 प्लस n मुझे निकालना है, d का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। इसे मल्टीप्लाई कर लो, 11 माइनस 3n प्लस 3 -150, तो माइनस ये कितना हो गया 14 ना, 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। 14 को ले लो तो -3n इज इक्वल टू -150 माइनस 14, -3n इज इक्वल टू -164 और n का वैल्यू -164/-3, माइनस माइनस कैंसिल। इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं मिलने वाला मुझे, समझ में, डेसिमल में आएगा, लेकिन नंबर्स क्या बोलते हैं, टर्म्स जो होता है वो होता है या तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, कभी हैंडीकैप टर्म सुने और 3.2 टर्म। अरे पोजीशन में जो होगा ये तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ऐसे ना होता है, हैंडीकैप पोजीशन तो नहीं ना होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या, ऐसा वैल्यू होता है कि इस पोजीशन पर है। तो मुझे जो पोजीशन मिल रहा है वो समथिंग 15 डिवाइड करके कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा ये, और 54 के आसपास चलेगा, 54 पॉइंट समथिंग। तो 54 पॉइंट कैसे हो सकता है, टर्म तो होगा या तो 15 होगा या तो 16 होगा। तो इसका मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ